वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। इससे पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 को अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था संविधान निर्माण। ठीक है, यानी हमने संविधान निर्माण और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है, पहली बैठक कब हुई, ये सारी चीजें हमने इससे पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। अब हम पार्ट 3 की बात करेंगे, यानी चैप्टर तीसरा का हम बात करेंगे। तो देखो, चैप्टर तीसरे में हम जानेंगे चुनावी राजनीति। ठीक है, चुनावी राजनीति के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं और उसमें क्या नोट करना है क्या नहीं नोट करना है वो सारी चीजें जानते हैं। चलिए पहले हम जानते हैं परिचय। ठीक है, चुनाव का परिचय पहले हम समझेंगे। देखो, परिचय में क्या है, यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिचय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार बनाती है और उसे बदलने का अधिकार रखती है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता ही सरकार बनाती है और उसे बदलने का अधिकार भी रखती है। ठीक, यानी सरकार को बदलने का अधिकार भी रखती है। चुनाव एक ऐसा तरीका है जिससे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ठीक है, यानी कि चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, भारत में हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। देखो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो ऐसी ही सारे सब्जेक्ट की हम क्लास लेके आएंगे, तो ये चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासें मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब तो आगे जानते हैं चुनाव क्यों। ठीक है, अभी चुनाव के बारे में हमने समझा, अब समझेंगे चुनाव क्यों। ठीक, आखिर चुनाव की जरूरत क्या है, किस लिए चुनाव की हमें जरूरत होती है, क्या बिना चुनाव की ये सारी चीजें जो प्रक्रियाएं हैं ये नहीं हो पाएंगी, तो इसको समझते हैं। देखो, चुनाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि पहला ये पॉइंट, जनता को सरकार चुनने का अधिकार देता है। ठीक है, यानी चुनाव के ही माध्यम से जनता जो है अपनी सरकार को चुनती है। वो कौन सा माध्यम है, वो चुनाव है। ठीक है, यानी चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता जो है अपना मत देती है, उसके मत के आधार पे उसके ही जिसको वो मत देती है तो वो सरकार क्या होती है, सत्ता में आती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि जनता ही सरकार को चुनती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है, अगले पॉइंट में है, सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही तय करता है। ठीक है, ये किस प्रकार तय करता है, देखो अगर 5 साल के लिए चुना जाता है, अभी अभी आपने एग्जाम्पल देखा भारत में 5 साल के लिए। ठीक है, तो जब 5 साल के लिए चुना जाता है और अगर जनता ने सरकार को चुना और वो सत्ता में बैठे लोग अगर जनता के लिए 5 साल में कुछ अच्छा नहीं करते हैं, तो जनता जो है उस सत्ता में बैठे लोगों को जो है बदल सकती है। ठीक है, इसलिए सत्ता में बैठे लोग क्या होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक है, वो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, इस चीज को समझ गए होंगे आप। तीसरा पॉइंट जो है, वह जनता को विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, चुनाव क्या होता है, जनता को विकल्प प्रदान करता है। किस प्रकार से, चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी तो होती नहीं, बहुत सी पार्टी, मान लिया एक पार्टी ये होगी, दूसरी पार्टी ये हो गई, तीसरी पार्टी ये हो गई और चौथी पार्टी ये हो गई। ठीक, 4 पार्टियां हैं, तो जनता को क्या होता है, जनता को विकल्प होता है, वो इसको चुन सकती है, इसको चुन सकती है या इससे चुन सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चुनाव जो होता है जनता को विकल्प प्रदान करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है, लोकतंत्र को जीवित रखता है ये। ठीक है, लोकतंत्र को क्या करता है, जीवित रखता है। किस प्रकार से जीवित रखता है, देखो इसमें हर 5 साल में चुनाव होता है, इसलिए सरकार बदलती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर चुनाव ना किया जाए तो फिर उसमें क्या हो जाएगी, सरकार बदलेगी नहीं, तो लोकतंत्र उसमें रह नहीं पाएगा, लोकतंत्र का उसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का सिस्टम क्या है, जनता के द्वारा जो शासन हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो इसलिए ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चारों पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि चुनाव क्यों जरूरी है, वाई इलेक्शन। ठीक है, आप समझते हैं चुनाव की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, क्या समझेंगे, चुनाव की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, देखो ये बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे, और ये आपको एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपको इस क्लास में इस चैप्टर से संबंधित मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस वीडियो को पूरा वॉच करना। अब समझते हैं चुनाव की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, यानी कि नीड फॉर इलेक्शंस।
तो समझेंगे चुनाव ना हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, चुनाव ना हो तो तानाशाही जैसी व्यवस्था बन सकती है। चुनाव नहीं होगी तो तानाशाही जैसी व्यवस्था बनेगी। तानाशाही मतलब जैसे मान लो एक सरकार जो प्रेजेंट सरकार है, ठीक है, बीजेपी है, अगर चुनाव नहीं होगा तो ये बीजेपी जो है ये यही सरकार बनी रहेगी, तो ये अपनी मनमानी कार्य करेगा। ठीक, इसे हम तानाशाही करेंगे कहेंगे। ठीक है, यानी ये जनता की कोई भलाई नहीं सोचेगा। ठीक है, क्योंकि फिर जनता के माध्यम से इसका चुनाव नहीं होगा ना, तो इसलिए ये जनता की भलाई भी नहीं सोचेगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये तानाशाही सरकार हो जाएगी। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, तानाशाही व्यवस्था। तो तानाशाही जैसी व्यवस्था बन सकती है। जनता की इच्छाओं का सम्मान नहीं होगा, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। ठीक है, चुनाव जरूरी होते हैं, वो भी कैसा चुनाव, निष्पक्ष चुनाव। इस चीज को याद रखना, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार। ठीक है, यानी चुनाव तो बहुत सारे देश में होते हैं, लेकिन हर देश में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव यानी कि जनता अपने मन से अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है, अपने जो उसके प्रतिनिधि हैं जिसे वो चाहे उसे वो चुन सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। तो देखो, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार कौन से हैं। पहला, एक चुनाव को लोकतांत्रिक तभी माना जाता है जब, ठीक है, जब क्या होना चाहिए उसमें, जब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। ठीक है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीका आप समझ गए होंगे। दूसरा, सभी नागरिकों को बराबर वोट देने का अधिकार मिले। ठीक है, यानी जितने भी नागरिक होते हैं उनको बराबर वोट देने का अधिकार मिले। कई राजनीतिक दलों के बीच विकल्प मौजूद हो। ठीक है, जैसा अभी हमने बात किया था, कई पार्टियां होनी चाहिए, यानी कि कई राजनीतिक दल होने चाहिए। जनता के पास विकल्प होना चाहिए, जिससे चाहे उसे चुन सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी हो, एक ही राजनीतिक दल हो, तो जनता को मजबूरी में उसे हर बार वोट देना पड़े, उसी को चुनाव करना पड़े, तो ऐसा ना हो। जनता के पास क्या विकल्प होना चाहिए, जिससे ये होगा कि जनता जिसे चाहेगी उसे चुन सकेगी। फिर हार जीत का फैसला जनता के वोट से हो, ना कि ताकत या पैसे से। यानी कि जब जनता जो है वोट करेगी, अपना मत देगी, तो उसी के मत डिसाइड करेंगे, उसी के मत से जिसको ज्यादा मत मिलेगा वही जो है जीतेगा। ठीक है, यानी उसके वोट से ही हार जीत का फैसला हो। वहां पे ऐसा ना हो कि ताकत के दम पे, पैसे के दम पे, ठीक है, अपनी पावर को यूज करके वहां पे जीत हासिल की जाए, तो ऐसे वो लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सारे ये पॉइंट है, इस चीज को याद रखना। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ऐसे बुक में नहीं मिलेंगे, आप जाके देख लेना, आपको ये सारी चीजें बुक में ऐसे नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसलिए आप ये क्लास बहुत ध्यान से सुनना। ये सारी चीज हो गई। अब देखो, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखो, भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र है। ठीक है, यानी जो चुनाव कराता है, जो भारत का चुनाव कराता है, उसे क्या कहते हैं, भारत का चुनाव आयोग। यानी चुनाव आयोग क्या है, भारत का स्वतंत्र है। ठीक है, वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, इसलिए हमारे चुनाव लोकतांत्रिक माने जाते हैं। इस चीज को याद रखना। अगला, क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिस्पर्धा समझते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, यानी कि जब दो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ठीक, ये मान लेते हैं, ये एक ये दूसरी, ठीक, दो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो ये पार्टी जो होती है चुनाव के समय ये कुछ आरोप लगाते हैं, ये इन पार्टियों पे कुछ आरोप लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इन पार्टियां जो ये दूसरी पार्टी है, ये भी इन पे कुछ विरोध लगाएंगी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, इसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ये कुछ इनके ऊपर दोष लगाएंगे, ये दोष इनके ऊपर लगाएंगे, तो ये कब होता है, ये चुनाव के समय होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, क्या राजनीति में, यानी राजनीति में प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है। तो यहाँ समझेंगे हाँ, क्योंकि क्या, तो क्योंकि यह नेताओं को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, कैसे प्रेरित करती है, ये ऐसे प्रेरित करती है, अगर ये पार्टी, ठीक है, मान लेते हैं इस पार्टी ने अच्छे से कार्य नहीं किया, तो ये पार्टी जो है इसका विरोध करेगी, इसकी कमियों को बता करके जनता से वोट मांगेगी, तो इसके हारने के चांस ज्यादा रहेंगे ना, इसलिए ये अच्छा काम करेगा। ठीक है, कि जो विपक्ष पार्टी है वो इस पे आरोप ना लगा सके। तो वही चीज यहाँ पे है कि यह नेताओं को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जनता को विकल्प मिलते हैं, यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलती है। तो प्रतिस्पर्धा की ये अच्छी चीजें हैं, इस चीज को याद रखना। पॉइंट 1
0.2, 0.3, ये 3 चीजें याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से गलत प्रचार या धन बल का दुरुपयोग भी होता है, ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखना। अब बात करेंगे हमारी चुनाव प्रणाली क्या है, ठीक है, हमने चुनाव के बारे में जाना, ठीक है, अब हम जानेंगे चुनाव प्रणाली क्या है। तो देखो, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, ठीक है, क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है, इस चीज को याद रखना, यानी कि +18, ठीक है, +18 जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक है, उसे वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। हम पहले पिछड़े यानी कि प्रणाली का पालन करते थे, ठीक है, हम पहले पिछले प्रणाली का पालन करते थे, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, चाहे बहुमत मिले या ना मिले। समझने मतलब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो भी पार्टियां हैं, ठीक है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मान लो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है कि बहुमत इनको 50% से ज्यादा हो, यानी एक जो राजनीतिक पार्टी उसको 50% से ज्यादा मिले, यानी मान लेते हैं टोटल 100% वोट है, तो एक पार्टी को 50% यानी 50% जो है वोट मिले तभी जीतेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लेते हैं इसको इसको मिल गए यहाँ पे 20, ठीक, इसको 20 वोट मिल गए, इसको 31 वोट मिल गए, इसको 5 वोट मिले हैं, इसको मान लेते हैं 11 वोट मिले, तो जीत इसकी हो जाएगी जो 31 वोट पाया है, ठीक है, इसकी जीत हो जाएगी। यहाँ पे 50% जैसा कुछ नहीं है कि हाँ 100 में से 50% एक पाया तभी जीत होगी, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण से समझते हैं, अगर एक सीट पर 1000 वोट पड़े, ठीक है, और कोई उम्मीदवार 300 वोट ले, यानी कि एक सीट पर 1000 वोट पड़े और कोई उम्मीदवार 300 वोट ले आता है, तो वही विजेता घोषित होता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं चुनाव क्षेत्र की, ठीक है, चुनाव क्षेत्र की। तो देखो, देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, इस चीज को याद रखना। ये जो लाइन है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, इस चीज को याद रखना। उदाहरण के लिए, लोकसभा के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, लोकसभा के लिए क्या किया गया है, लोकसभा के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की, ठीक है, यानी आरक्षित यानी रिजर्व्ड। तो देखो, इसमें समझेंगे अच्छे से इस चीज को कि समाज के पिछड़े वर्गों यानी SC ST की बात हो रही है, समाज के पिछड़े वर्गों SC ST को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या है, SC के लिए अलग सीट होती है, ST के लिए अलग सीट होती है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना अच्छे से। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में कई सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं, आप ये चीज अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम मतदाता सूची की, ठीक है, मतदाता सूची की। तो देखो, आपको अगर नोट्स ये वाला प्राप्त करना है, ठीक है, ये नोट्स प्राप्त करना है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, टेलीग्राम पे सुंदर एग्जाम क्रैकर के नाम से चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहीं पे इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का जो है लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाकर के फॉलो करिए और आपको वहां पे भी लिंक PDF का मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जानेंगे मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होती है, ठीक है, मतदाता सूची को बहुत अच्छे से समझेंगे, वोटर लिस्ट, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, मतदाता सूची को हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है, मतदाता सूची को क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। इसमें उन सभी योग्य नागरिकों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं, यानी कि मतदाता सूची में ऐसे उन सभी नागरिकों के नाम हैं जो +18 हैं, ठीक है, यानी कि वो 18 वर्ष के हो चुके हैं,
उन सभी के नाम मतदाता सूची में मिलते हैं, इस चीज को याद रखना। और ये मतदाता सूची जो है हर चुनाव से पहले, जो भी चुनाव होता है उस हर चुनाव से पहले ये मतदाता सूची को अपडेट कराया जाता है, ठीक है। उसमें जो व्यक्ति 18 वर्ष के हुए होते हैं उस वर्ष उनके नाम जोड़े जाते हैं, और जो व्यक्ति मान लो एक्सपायर हो चुके हैं तो उनके नाम उसमें से काटे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसका महत्व क्या है मतदाता सूची का। तो मतदाता सूची जो है वो सुनिश्चित करती है कि हर योग्य व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिले, ठीक है। उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि कोई भी नागरिक जो योग्य है, योग्य का मतलब क्या हुआ कि उम्र और नागरिकता आदि शर्तें पूरी करता हो, यानी कि वो नागरिक होना चाहिए भारत का, तो वो ये सारी शर्तें पूरी करता हो तो चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र भर सकता है, ठीक है। ये नामांकन पत्र का पहला पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है, अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार दिया है, ठीक, उससे जो है दोषी करार दिया है तो वो चुनाव जो है नहीं लड़ सकता, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे चुनाव प्रचार का। चुनाव प्रचार का देखो, चुनाव प्रचार ये जो पॉइंट है इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। आप देखें चुनाव प्रचार, देखो उम्मीदवार अपने पक्ष में समर्थन पाने के लिए प्रचार करते हैं। प्रचार के माध्यम, ठीक है, इस चीज को हम पहले समझेंगे, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। प्रचार के माध्यम, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रचार के माध्यम कौन कौन से हैं, देखो रैलियां, जनसभाएं, सोशल मीडिया, टीवी विज्ञापन, इनके माध्यम से जो है प्रचार किया जाता है, ठीक है। चुनाव का प्रचार किया जाता है किसके माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जनसभाएं, सोशल मीडिया, टीवी विज्ञापन आदि, इन सभी प्रकार से चुनाव का प्रचार किया जाता है। प्रचार के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता निर्धारित की गई है, इस चीज को याद रखना, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आचार संहिता जो है वो निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना नहीं है, यानी कि उनको मना किया गया है कि आप चुनाव प्रचार के दौरान धर्म या जात के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसका आगे का जो पॉइंट है यह मतदान और मत गणना, ठीक है, इस चीज को समझेंगे, यानी वोटिंग एंड काउंटिंग। तो चुनाव के दिन मतदाता वोट डालते हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है। फिर गुप्त मतदान होता है, ठीक है, गुप्त मतदान होता है। मतदान के बाद मतगणना होती है और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये पॉइंट आप चुनाव के समय खुद महसूस करते हैं कि चुनाव जो है, चुनाव के दिन क्या होता है, मतदाता जो होते हैं वोट डालते हैं, आपको पता है, क्योंकि अगर आप +18 के होंगे तो आपने भी वोट डाला है, ठीक है। पॉइंट देखेंगे अगला, भारत में चुनाव कितने लोकतांत्रिक हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ा गलत है, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे काट देते हैं, इस चीज को यहाँ पे काट देते हैं, इस चीज को याद रखना है, इसको यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है, पॉइंट है ये, ठीक, ये कह रहा है भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, तो आप क्या कहेंगे, भारत में चुनाव आमतौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष माने जाते हैं, ठीक है। क्या है ये चीज, स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है भारत के अंदर। कई बार भ्रष्टाचार और धन बल का आरोप लगता है, लेकिन फिर भी भारत का चुनावी तंत्र जो है दुनिया में सबसे सफल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है, दुनिया में सबसे सफल, इस चीज को याद रखना। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र चुनाव आयोग। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। आप यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन और एसएससी में तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है। एसएससी के जो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम होते हैं और एसएससी जीडी भी, इन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन
बहुत पूछा गया है, इस चीज को याद रखना। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में हम बात करते हैं। देखो स्वतंत्र चुनाव आयोग जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, भारतीय चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग जो है, इसके क्या कार्य होते हैं, तो इसके कार्य के बारे में जाने तो चुनाव की घोषणा होता है, ये चुनाव की जो तारीख होती है उसकी ये घोषणा करता है, ठीक है। आचार संहिता लागू करता है, यानी आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र चुनाव आयोग लागू करता है, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब हम बात करते हैं कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना, इसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, यानी कि ये जो है निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करता है, यानी निष्पक्ष चुनाव करवाता है। फिर विवादों का निपटारा करना, ठीक, यानी चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है वो यही संस्था करती है, जिसे संस्था चुनाव आयोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र चुनाव आयोग संस्था है, ठीक है, ये विवादों का निपटारा करती है। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए समझेंगे। चुनाव आयोग ने कई बार बड़े नेताओं के प्रचार पर रोक लगाई जब उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, यानी जब आचार संहिता का उल्लंघन किया नेताओं ने, तो उन नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग ने कई बार रोक लगाई है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे चुनाव में लोगों की भागीदारी, ठीक है, चुनाव में क्या है, लोगों की भागीदारी। तो हर चुनाव में करोड़ों लोग वोट डालते हैं। पिछली बार यानी 2019 का लोकसभा चुनाव, ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया गया, इस चीज को याद रखना, एनसीईआरटी, ठीक है, इसके सारे पॉइंट एनसीईआरटी से हैं, इस चीज को याद रखना, सारे पॉइंट एनसीईआरटी से। तो पिछली बार 2019 का, ठीक है, लोकसभा चुनाव, पिछली बार में लगभग 67% वोटिंग हुई थी। अब तक की सबसे अधिक, ये अब तक की सबसे अधिक वोटिंग है, इस चीज को याद रखना, 67%। गरीब, ग्रामीण, दलित और महिलाएं अब बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, इस चीज को याद रखना। चुनाव में अब भागीदारी जो है बढ़ चढ़ के होने लगी है, ठीक है, जिसमें ग्रामीण और गरीब, दलित और महिलाएं, ये सभी लोग क्या कर रही हैं, बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रही हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां होती हैं, ठीक है, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो कराया जाता है, लेकिन इसमें कुछ चुनौती जो होती है उनका सामना करना पड़ता है। तो कौन सी चुनौतियां होती हैं? पहला, धन बल और बाहुबल का दुरुपयोग, यानी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने धन का और अपने बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जीत हासिल करने के लिए। दूसरा, फर्जी वोटिंग, आप देखते होंगे आपके ग्राम सभा में वोटिंग के दौरान फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है, ठीक है, यानी उसमें धांधलेबाजी भी होती है। अगला पॉइंट जो है, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना, ठीक है, नेता लोग क्या करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इसका चुनौती का सामना करना पड़ता है। अगला, मीडिया का दुरुपयोग, मीडिया का भी दुरुपयोग होता है, ये चीज आप बड़े बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर इन समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है, ये चीज आप समझ गए कि चुनाव सुधार जो होता है वो आवश्यक है। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए चुनाव सुधार आवश्यक है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। तो आपका चुनावी राजनीति जो है ये भी अच्छे से कवर हो गया, ठीक है, सारे पॉइंट हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और ये सारा फॉर्मेट जो है नोट्स का है, ठीक है, नोट्स का है। अब इसमें से अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपका ये भी चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब आपको नोट्स कैसे बनाना मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट है चुनाव में लोगों की भागीदारी, तो आप यहाँ से बस 1 2 3, यहाँ पे 3 पॉइंट है, कहीं पे इसी तरह 5 पॉइंट होगा, ठीक है, कहीं पे 6 पॉइंट होगा, कहीं पे 4 होगा। तो आप हेडिंग डाल के बस इसके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 2 से 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट है तो आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, जहाँ पे 5 पॉइंट होगा वहां पे 3 लिख लेना, जहाँ पे 6 पॉइंट होगा वहां भी 3 लिख लेना। तो इस प्रकार से आप एक छोटा नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में पार्ट 4 का, ठीक है, संस्थाओं का कार्य। इसके बाद एक लास्ट पार्ट
जो लास्ट चैप्टर है वो बचेगा, लास्ट पार्ट बचेगा। तो अगली क्लास में 2 क्लास और कंप्लीट 2 क्लास में करेंगे, उसके बाद 9th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी विद नोट्स के साथ। ठीक है, फिर हम 10th क्लास की एनसीईआरटी को और अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सके और आपका जो नोट्स है उसको और बेहतर तरीके से बना सके। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को देखेंगे और उसका रिप्लाई देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।